हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए जाना जाता है। आज का जो हमारा ये सेशन है फ्रेंड, जितने भी एस्पिरेंट सीयूईटी पीजी एमएड 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और साथ ही साथ ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिविजुअली कराती हैं, सीयूईटी पीजी के अंडर में नहीं आती हैं, जैसे एमजीकेवीपी वाराणसी हो गई, सीसीएसयू, सीएसजेएमयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू, केएनआई पीएसएस, आरएमएलएयू, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, वीवीएसपीयू, सभी के लिए ये क्लास है, क्योंकि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और आज के इस सेशन में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो क्या है, सभी के सिलेबस में इंक्लूड होता है। ठीक, आज का हमारा अपना टॉपिक क्या होने वाला है फ्रेंड, टीचिंग प्रिंसिपल्स को हम पढ़ेंगे कि शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं। ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय ब्रजेश कुमार गुप्ता। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे लिए अलंकरण नहीं है, यानी कोई सजावट का सामान नहीं है, बल्कि भारत के कोने कोने में कैसे दी जा सकती है, ये जिद हमने पाल रखी है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं तो ये मेरी यूज़र आईडी है, जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझसे जुड़ जाइए ताकि आपकी चीज़ों को मैं देख पाऊँ। अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सेशन शानदार होने वाला है। और चैनल पे अगर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर जानने और देखने को मिलती है। सेशन को बाकी के जो एमएड एस्पिरेंट्स हैं उनके पास एक बार शेयर कर दीजिए। अगर बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से दबा लो, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो दोनों ही जगह आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि सीयूईटी पीजी एमएड 2026 वालों का भी एडमिट कार्ड आना है, डेट शीट आना है, उसकी सूचना आपको यहाँ पे मिलेगी। और ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसका भी फॉर्म नहीं आया है तो उसकी सूचना भी आपको यहीं पर जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, सारी के सारी ये फाउंडेशन बैच के तहत आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। सीयूटी पीजी का जो ऑफिशियल सिलेबस है आपका 10 यूनिट का, उसकी समस्त थियरी की क्लासेस, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हर टॉपिक पे, और 3 साल के पीवाईक्यू आपको इस बैच के तहत बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, फाउंडेशन बैच का हमने एक ध्येय वाक्य भी रखा है, मजबूत इरादे खुद से वादे, बन गई है जिद, कहलाना है शिक्षाविद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, थियरी के सेशन का प्लेलिस्ट, प्रैक्टिस सेट के सेशन का प्लेलिस्ट और पीवाईक्यू के सेशन का प्लेलिस्ट। इसी 3 प्लेलिस्ट से आपको अपनी तैयारी को क्या करना है, गति देना है। क्या करना है, गति देना है। चलिए आज के अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा अपना टॉपिक है वो क्या है भाई, आज का हमारा अपना टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हमारा आज का अपना टॉपिक है। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि भाई प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का डेफिनेशन क्या है, आखिर शिक्षण सिद्धांत हम कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, शिक्षण सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद हम 19 प्रकार के सामान्य शिक्षण सिद्धांत को पढ़ेंगे, यानी 19 जनरल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे टीचिंग से जो रिलेटेड होंगे। और 11, एक सेकेंड, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसे आप सही कर लेंगे। ये क्या होगा आपका, ये होगा साइकोलॉजिकल, ठीक ना, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक ना। तो 11 मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई टीचिंग प्रिंसिपल्स या शिक्षण सिद्धांत कहते किसे हैं। तो हम देखेंगे कि शिक्षण सिद्धांत से तात्पर्य है कि शिक्षण कार्य करने हेतु एक दृष्टिकोण प्रदान करने वाला माध्यम, और इसी माध्यम पे शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड आधारित होती है।
शिक्षण सूत्र यानी मैगजिम्स ऑफ टीचिंग आधारित होती है, ठीक ना? तो उसी को हम शिक्षण सिद्धांत बोलते हैं। मैं आपको देखिए आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना? आपको जीवन में कभी कोई आपका दोस्त होगा या आपके घरवाले होंगे, बोलते होंगे कि यार उसका कोई-सा सामान चुरा लो। क्या करो, उसका कोई-सा सामान चुरा लो, ठीक ना? जैसे कि एक घर है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। एक घर है और उसमें एक नई बहू आई है। क्या आई है भई? नई बहू आई है और उसकी जो सास है, अपने बेटी से क्या बोल रही है कि बेटी बहू का सामान चुरा लो। बहू का सामान क्या कर लो? चुरा लो, उसके पास ढेर सारा सामान है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो ये बेटी क्या कर रही है, यानी ननद, बहू की जो ननद लगेगी, वो क्या बोल रही है, मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं किया और मैं सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करती हूँ और ईमानदारी को बेसिकली फॉलो करती हूँ। मैं कभी चोरी करने का कार्य नहीं करूँगी। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो वो चीज़ है जिस पर हम कोई निर्णय लेते हैं, अपने काम करने के पैटर्न को निर्धारित करते हैं कि भई अपना काम हम किस तरीके से करेंगे, किस वे में करेंगे और हमारे काम का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सिद्धांत बेसिकली एक थियरी होता है, एक अप्रोच होता है, एक तरीके का दृष्टिकोण होता है, जो भी हमारा टास्क है उसकी संरचना को क्या करता है, डिटर्मिनेंट करने का काम करता है, ठीक ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे गांधी जी को उदाहरण में आप ले लीजिए, वे क्या बोलते थे कि भाई मैं हिंसा का समर्थन नहीं करूँगा, ऐसे किसी भी प्रकार का कोई अभियान है, कोई आंदोलन है जिसमें हिंसा हो रही है, मैं उससे अलग रहूँगा, क्योंकि वो अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करते थे। तो उनका आंदोलन भी कैसा स्ट्रक्चर्ड था, अहिंसा वाला था, उसमें कोई मार-पीट, किसी को गाली-वाली कुछ नहीं दिया जाता था। तो सिद्धांत तो वही है, ठीक ना? तो अगर हम बात करें शिक्षण सिद्धांत की, तो शिक्षण को लेकर अलग-अलग थियरीज़ हैं, अलग-अलग अप्रोचेज़ हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे और उन्हीं को हम पढ़ के देखेंगे कि वो जो सिद्धांत हैं, वो जो उपागम अप्रोच हैं, दृष्टिकोण हैं, ठीक ना? वो किस तरह से शिक्षण करने की बात करते हैं, ठीक ना? शिक्षण करने का क्या पैटर्न बताते हैं। तो जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं, इन्हीं से निर्माण होता है शिक्षण विधि का, शिक्षण सूत्र का, ठीक ना? ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। सामान्यतः शिक्षण सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं मित्र? तो 2 प्रकार के होते हैं और वो 2 प्रकार कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका सामान्य सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक ना? तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और जनरल प्रिंसिपल आपका 2 प्रकार के शिक्षण सिद्धांत होते हैं। तो एक-एक करके हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम जनरल टीचिंग प्रिंसिपल्स को देखते हैं, सामान्य शिक्षण सिद्धांत को देखते हैं। इसमें हम 19 प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, ठीक ना? तो आप सभी का नाम लिख लेंगे और सभी के बारे में थोड़ी-थोड़ी विशेषता अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक ना? यहाँ से एकाक प्रश्न बन सकता है, ज़्यादा नहीं, एकाक प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहला जो आपका सामान्य शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा वो है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसे बोलेंगे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं और उस विषय के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो पाठ पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित हम क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारण करते हैं, ठीक ना? उद्देश्य लिखते हैं और उद्देश्य लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उस उद्देश्य को जब हम उस पाठ को जब हम पढ़ाने लगते हैं, तो उस उद्देश्य को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि भाई इस पाठ को आज पढ़ा रहे हैं, तो इस पाठ का ये उद्देश्य है और उस पाठ का जो उद्देश्य होता है, उसका महत्व बच्चों को समझाते हैं ताकि बच्चे पूरे पीरियड में उस पाठ को ध्यान लगाकर पढ़ सकें, ठीक ना? तो जब हम उद्देश्यों को सेट करते हैं, बच्चों को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, उद्देश्यों का महत्व बताकर पाठ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ पर जब हम शिक्षण कराते हैं, तो इसको बोलते हैं निश्चित उद्देश्य
का शिक्षण सिद्धांत। दूसरा है अनुकूलता और लचीलेपन का सिद्धांत, तो इसे इक्लेक्टिक टीचिंग अप्रोच भी बोलते हैं। जब हम 40 मिनट के पीरियड में कई टीचिंग मेथड का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, कई टीचिंग मैगजीम्स का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनुकूलता और लचीलेपन का सिद्धांत, कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो रिजिड नहीं है, ठीक ना। हम बहुत ही लिबरल तरीके से पढ़ा रहे हैं, इक्लेक्टिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। यानी बच्चे जिस भी परिस्थिति में अनुकूल अपने आप को महसूस करेंगे, हम उसी तरीके का अपने टीचिंग को क्या करेंगे, मोड़ लेंगे। तीसरा क्या है, सक्रियता का सिद्धांत, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसका अन्य नाम भी है, आपको एग्जाम में पूछ लेगा क्रियाशीलता का शिक्षण सिद्धांत क्या है, तो यही मतलब है। गतिविधि आधारित शिक्षण का सिद्धांत कह लें तो भी सक्रियता के शिक्षण सिद्धांत की ही बात हो रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सक्रियता का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई करके बच्चों को सीखना है, यानी लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है कि बच्चा सक्रिय होकर चीज़ों को सीखे। बालक जिन विषय वस्तु को करके सीखता है, वह क्या होता है, उसके लिए परमानेंट लर्निंग हो जाती है, ठीक ना। जॉन डीवी महोदय जो पश्चिमी शिक्षा दार्शनिक हैं, इस सिद्धांत के समर्थक हैं। और किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक जो फ्रोबेल हैं या मैडम मारिया मांटेसरी हैं, वो भी इसकी समर्थक है, ठीक ना। तो जितने भी खेल विधि को सामने लाते हैं, खेल विधि से पढ़ाने की बात करते हैं, जो भी करके सीखने की बात करते हैं, तो वो सारे क्या होंगे, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के समर्थक रहेंगे, ठीक ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। इसमें क्या है कि भाई जब टीचर पढ़ा रहा होगा, तो वो प्रत्येक के कार्य में, चाहे फिर वो पाठ से रिलेटेड काम हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ हो, तो सभी चीज़ों में स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। तो इट मीन्स जो शिक्षण का टास्क है, वो छात्रों के मदद से ही पूरा होना चाहिए, ठीक ना। बिना छात्रों की सहभागिता के पूरा नहीं होना चाहिए, यानी डेमोक्रेसी का माहौल होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, ठीक ना। अगला क्या है, पूर्व व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस नॉलेज। तो अगर आपने माइक्रो टीचिंग किया होगा या फिर इंटर्नशिप की होगी, जो टीचर ट्रेनिंग आपकी लगती है, तो उसमें आप जब पाठ योजना बनाते होंगे, लेसन प्लान, तो स्टार्टिंग में आप क्या करते होंगे, इंट्रोडक्टरी स्किल का प्रयोग करते होंगे, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते होंगे, ठीक ना। आप बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे टॉपिक को निकलवाने का कोशिश करते होंगे बच्चों से। तो जब बच्चों का जो पिछला ज्ञान है, बच्चे जो पहले से जान रहे हैं, उसके मदद से हम नई चीज़ों को बिल्ड करते हैं उनके ज़हन में, उनके दिमाग में, तो उसको बोलते हैं पूर्व व्यवहार का शिक्षण सिद्धांत। इस प्रकार के शिक्षण सिद्धांत को अगर हम फॉलो करेंगे, तो उन बच्चों को हम उनके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे ही न्यू नॉलेज को बिल्ड करने में मदद कराएंगे। अगला क्या है, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, ठीक ना, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। इसमें क्या है कि भाई जो शिक्षण कार्य है वो बच्चों के ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए। बच्चों की जो नीड है, बच्चों की जो रुचि है, बच्चों की जो आवश्यकता है, क्षमता है, उसी के आधार पर सारा शिक्षण क्या होगा, बेस्ड होगा, ठीक ना। तो इसमें प्रश्न उत्तर प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा, गतिविधि कराया जाएगा, भ्रमण के माध्यम से सिखाया जाएगा, कहानी प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी कराकर सिखाने का प्रयास किया जाएगा। और बालक की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर दिया जाएगा कि बालक जिस भी पैटर्न में सीखना चाहता है, जो भी उसकी अपनी अधिगम शैली है, लर्निंग स्टाइल है, उसी में उसको हमें सिखाना है, ठीक ना। अगला क्या है, अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या बोलता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से अर्थ है व्यक्तियों में पाई जाने वाली असमानता। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, यहाँ तक कि एक ही माता पिता के जुड़वा बच्चे, ट्वाइंस चाइल्ड, एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा उनका व्यवहार इसी भिन्नता पर क्या होता है, आधारित होता है। यानी कोई भी बच्चे हों, आपस में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक ना। भले ही जो जुड़वा क्यों ना हो, उनका व्यक्तित्व अलग होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि बालकों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। शिक्षक जब एक कक्षा में पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं, पढ़ाते होगा, ठीक ना, यहाँ सुधार लीजिएगा, पढ़ाते हैं, तो उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं कि भाई सारे बच्चे क्या हैं,
उनका व्यक्तित्व अलग-अलग है, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है। लेकिन जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है, तो वो सभी बच्चों को अलग-अलग तो नहीं पढ़ाता है, वो एक ही बार पढ़ाता है, एक जैसा ही पढ़ाता है। इसके परिणाम क्या होंगे? कोई बच्चा कम सीखेगा, कोई ज़्यादा सीखेगा, कोई कुछ सीखेगा ही नहीं, क्योंकि सबकी क्षमता क्या है? अलग-अलग है। तो ऐसे में टीचर को क्या ज़रूरत होती है कि भाई वो सब पे पर्टिकुलर रूप से ध्यान दे, और जब अपना लेसन प्लान बनाए, तो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए, ठीक ना? तो इसके क्या होते हैं, अनेक परिणाम होते हैं। जब टीचर एक जैसा पढ़ा देता है, तो इसके अनेक परिणाम होते हैं, क्योंकि छात्र अलग-अलग स्थान से आए होते हैं, उनका अलग-अलग वातावरण होता है, मानसिक स्तर भी उनका अलग-अलग होता है। उनके द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान एक ही स्तर का नहीं होता है, वो उनकी प्रतिक्रियाएँ भी अलग-अलग होता है। कोई कम सीखता है, कोई ज़्यादा कोई कुछ सीखता ही नहीं है। यही कारण है कि जितने भी एजुकेशनलिस्ट थे, शिक्षा शास्त्री थे, या फिर मनोवैज्ञानिक हुए, ठीक ना? मनोवैज्ञानिक हुए, वे साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने नई दिशा प्रणालियों का विकास किया, जिससे प्रत्येक के छात्र अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकें। वर्तमान समय में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास किया जा रहा है, जो कि पहले शिक्षक केंद्रित थी। तो अब क्या हो रहा है कि टीचर भाई क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों को ध्यान में रखकर अपने टीचिंग को प्रिपेयर करता है कि कल की 40 मिनट को कैसे पढ़ाना है, ठीक ना? ये चीज़ है। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगला क्या है, वास्तविक जीवन से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। तो जब टीचर आपको टीचिंग करा रहा हो, जो भी विषय वस्तु हो पाठ में, तो उससे वो रिलेटेड रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दे के चीज़ों को पढ़ाए और समझाए। इसी को बोलते हैं वास्तविक जीवन से संबंधित शिक्षण का सिद्धांत, ठीक ना? ये चीज़ है। जैसे कि अपराध के बारे में पढ़ाया जा रहा है, गरीबी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो समाज में उस समय में, समकालीन समय में, उसी समय में जो भी घटनाएँ घटी हो गरीबी को लेकर, अपराध को लेकर, उसके उदाहरण दे देकर शिक्षक पढ़ाए, ये चीज़ है। अगला देखिए क्या है, समबाह्य का सिद्धांत, और फिर इसके बाद क्या है, नियोजन का सिद्धांत। तो नियोजन का सिद्धांत क्या है भाई? नियोजन का सिद्धांत यानी इंग्लिश में आप लिख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक ना? तो इसमें क्या होता है कि जब शिक्षक पाठ्य सामग्री का उचित प्रकार से चुनाव कर ले, तो उसे क्रमबद्ध ढंग से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। मतलब ये पाठ योजना बना के पढ़ाने की बात हो रही है कि भाई अगर आप नियोजन का सिद्धांत फॉलो करते हैं, तो बिना पाठ योजना बनाए क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। जैसे पाठ योजना का निर्माण करते समय आप टीएलएम लिखते हैं कि कौन सा टीएलएम यूज कर रहे हैं, होमवर्क क्या देना है, पुनरावृत्ति प्रश्न रिपीटिशन क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धिमत्ता पूर्वक की गई अग्रिम तैयारी की योजना ही नियोजन कहलाती है, ठीक ना? इसके अंतर्गत करणीय कार्य यानी करने योग्य कार्य के विभिन्न पक्षों पर पूर्व चिंतन किया जाता है। यानी पढ़ाने से पहले आप चिंतन करते हैं किस तरीके से पढ़ाना है, ताकि वह कार्य कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आधुनिक होने का सूचक है और वैज्ञानिक होने का भी सूचक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अगला क्या है, चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन लिख लेंगे आप अंग्रेजी में। इसमें क्या है कि छात्रों को ज्ञान प्रदान करते समय तथ्यों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है कि समय की बर्बादी ना हो। अनावश्यक तथ्यों तथा घटनाओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से पाठ बोझिल तथा नीरस हो जाता है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह केवल उन तत्वों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे जो परम आवश्यक एवं पाठ की मूल भावना से संबंधित हैं। अनुपयोगी तत्वों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको आज पढ़ा रहा हूँ शिक्षण सिद्धांत, तो शिक्षण सिद्धांत से संबंधित जितने भी तत्व हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वही चीज़ मुझे आज की क्लास में पढ़ाना चाहिए। जिसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, वो चीज़ मुझे आज की क्लास में शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा टॉपिक है शिक्षण सिद्धांत, और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ भाई शिक्षण की परिभाषा क्या है, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि टीचिंग मॉडल क्या है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो क्या है, आज के अपने टॉपिक पे मुझे फ़ोकस्ड होना है, क्योंकि अगर मैं बाकी की चीज़ें तमाम धरती भर की चीज़ें ले आऊँगा, तो आप उससे क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएँगे। यही कहता है चयन का सिद्धांत कि आपको कल की 40 मिनट की क्लास में जो पढ़ाना है, उसका चयन आप बहुत ही सावधानी से करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाना है। अगला क्या है भाई, प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। तो ये क्या है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, ठीक ना?
तो अलग-अलग प्रकार की टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक ना? तो उस पे बेस्ड जब आप पढ़ाने के लिए सोचते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। अगला क्या, अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। तो ये फ्रेंडली क्लास की बात कर रहा है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात कर रहा है कि क्लास में फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में आसानी मिले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और अनुशासन बना रहे, ताकि उचित नियंत्रण भी हो। अगला क्या है, उच्च उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इससे पहले निदानात्मक शिक्षण का सिद्धांत भी होता है। निदानात्मक शिक्षण के सिद्धांत में क्या होता है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग, ठीक ना? उसमें क्या होता है कि बच्चे को सीखने में जो भी समस्या आ रही है उसका हम खाली पता लगाते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सीखने में जो चीज़ समस्या आ रही थी उसको हम फिर से पढ़ा के उसका समाधान कर देते हैं। उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधित त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। अगला है विभक्तिकरण का सिद्धांत, ठीक ना? इसको आप बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, ठीक। तो इसमें क्या है, इस सिद्धांत का मानना है कि शिक्षकों को चाहिए कि भाई जिन पाठ्य वस्तुओं को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है वो उन्हें वह कुछ सोपानों तथा पदों में विभक्त कर ले, इसके पश्चात बच्चों को सामने प्रस्तुत करे। यानी कोई कोई टॉपिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो उनको अगर हम छोटे छोटे अंशों में, छोटे छोटे सोपानों में तोड़ के अगर बच्चों के सामने पढ़ाएं तो वो बच्चों को कठिन न लगकर सरल लगते हैं। जैसे कि हमें मौलिक अधिकार पढ़ाना है, तो मौलिक अधिकार 6 होते हैं और अगर हम एक ही बार में 6 को 6 पढ़ाने की कोशिश करें, बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाएँगे। लेकिन अगर एक-एक अधिकार पे हम एक-एक पीरियड लें, बाकायदे 40 मिनट लेकर एक-एक अधिकार पढ़ाएँ, तो बच्चे 6 के 6 मौलिक अधिकार से अच्छे से जुड़ पाएँगे, ठीक है? तो यही चीज़ है। अभ्यास का सिद्धांत क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज़, कि जितना एक्सरसाइज़ करेंगे बच्चों को उतनी अच्छी लर्निंग होगी। तो टीचिंग क्या होगा? एक्सरसाइज़ पे बेस्ड होगा। अगला क्या है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण का सिद्धांत आपसे कह ले या पूछ ले, बहुस्तरीय शिक्षण का सिद्धांत या बहुकक्षा शिक्षण का सिद्धांत, तीनों एक हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है भाई कि आप देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल बहुत सारे अपने उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं या भारत के कई स्टेट में ऐसे हैं जहाँ पे आपको 1 या 2 शिक्षक से अधिक शिक्षक नहीं दिखाई देते हैं, ठीक ना? कहीं-कहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही शिक्षक होते हैं और बच्चों की संख्या होती है 70, 80, 90 इस तरीके से। तो छात्र के अनुपात में शिक्षक नहीं होते हैं, ठीक ना? तो ऐसी स्थिति में एक अप्रोच डेवलप किया गया कि भाई सारे कक्षा के विद्यार्थियों को एक ही क्लास में बैठा के एक ही शिक्षक पढ़ा देगा, ठीक ना? तो इसी को बोला जाता है बहुक्षेत्रीय शिक्षण का सिद्धांत, बहुस्तरीय शिक्षण का सिद्धांत या बहुकक्षा शिक्षण का सिद्धांत। इसमें शिक्षक 2 अथवा 2 से अधिक कक्षाओं के छात्राओं को एक साथ बैठाकर उनकी वैयक्तिक रुचियों, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। विद्यालयों में बढ़ते छात्र एवं अध्यापकों की घटती संख्या जैसी समस्या के समाधान के रूप में यह सिद्धांत कार्य करता है कि भाई अगर छात्र ज़्यादा हैं, शिक्षक कम हैं, तो आप क्या कीजिए, सारे छात्रों को एक ही जगह बैठाकर पढ़ा दीजिए। अगला है दक्षता आधारित शिक्षण का सिद्धांत, छात्रों की दक्षता पर न्यूनतम अधिगम के संप्राप्ति प्राप्त करना है, संप्रति नहीं है, इसे आप सुधार लेंगे, संप्राप्ति प्राप्त करना, ठीक ना? संप्राप्ति करना हो जाएगा वो उसी का। तो क्या है इसमें कि भाई जो बच्चे की कैपेसिटी है, जो उसकी जितनी दक्षता वो विकसित कर सकता है, उसके आधार पर कम से कम उसको मिनिमम लर्निंग करा देना, ठीक ना? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एमएलएम से जुड़ा हुआ है दक्षता आधारित शिक्षण का सिद्धांत। जैसे कि गतिविधियों के माध्यम से टीएलएम का प्रयोग करके बालकों में दक्षता का
विकास करता है शिक्षक। जैसे कि हम गणित पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, तो कम से कम बच्चों को संख्याओं की पहचान करना सिखा दें, संख्याओं की क्या धारणा होती है वो सिखा दें, संख्याओं को लिखते कैसे हैं वो सिखा दें और संख्याओं को सही क्रम में कैसे लिखते हैं वो सिखा दें। तो क्या होता है, एक न्यूनतम अधिगम जो वो सीख सकते हैं, उनके दक्षता में वो चीज़ें आ सकती हैं। तो इसी को बोलते हैं दक्षता आधारित शिक्षण का सिद्धांत। भाषा में सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, कम से कम इतनी चीज़ें तो बच्चों को सिखा ही दें। तो इसी को बोलते हैं दक्षता आधारित शिक्षण का सिद्धांत। अगला क्या है, सहभागी शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग। इसमें क्या होता है कि भाई दोनों टीचर और स्टूडेंट्स क्या है टीचिंग के दौरान कोऑपरेट करेंगे, ठीक ना, और कोऑपरेट के आधार से जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। इसमें सहयोग एवं सहकारिता की भावना पर आधारित होता है कि सारे बच्चे आपस में सहयोग करेंगे, बच्चे और शिक्षक आपस में सहयोग करेंगे और उसी सहयोग से टीचिंग का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, चलिए हमने पढ़ के खत्म कर दिया भाई सामान्य शिक्षण का सिद्धांत। अब हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत। इसमें हम 11 प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पे आधारित हैं। लर्नर की जो साइकोलॉजी होती है, लर्नर का जो नर्चर होता है, ठीक ना, या नेचर होता है, उस पे ये आधारित होती हैं। इसमें सबसे पहला आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है कि भाई अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट करके ही हम उनको बेहतर पढ़ा सकते हैं। बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे, तो स्टूडेंट की कुछ नीड्स होती है, अगर उसकी नीड्स को हम ध्यान में रखें तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक ना, ये चीज़ है। किसी विषय वस्तु, वास्तु नहीं होगा, ये वस्तु होगा, इसे सही कर लीजिएगा। किसी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। प्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी भी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, और जब तक विषय में रुचि नहीं आएगी बच्चे का ध्यान नहीं लगेगा, ठीक ना। तो अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है, और जब वह एक बार किसी विषय में बच्चा रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है होगा, ठीक ना, या वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन ही क्यों न हो। तो अगर हम बच्चों को मोटिवेट कर पाएँ तो बच्चे विषय में रुचि लेते हैं। जब बच्चे विषय में रुचि लेते हैं तो उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है, और जब ध्यान केंद्रित हो जाता है तो बच्चे मग्न होकर पढ़ते हैं, विषय उनको सरल लगने लगता है, भले ही विषय आगे कठिन क्यों न हो। और बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे, बच्चे की कुछ नीड्स होगी, कुछ इंटरेस्ट होगा, उस पे आधारित हम विषय वस्तु को डिजाइन करके उसके सामने रखें, ठीक ना, ये चीज़ है। अगला है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। हम जानते हैं कि रुचि तथा ध्यान में घनिष्ठ संबंध होता है। बालक की रुचि जिस विषय वस्तु में होती है वह उसे सरलता से समझ लेता है, ठीक ना। तो रुचि का सिद्धांत क्या है, जब तक किसी भी टॉपिक में बच्चे की रुचि हम उत्पन्न नहीं करेंगे, बच्चे का ध्यान उस टॉपिक में नहीं लगेगा, ठीक ना। तो रुचि पैदा करना बड़ी जरूरी होता है। तो इसीलिए शिक्षण क्या होना चाहिए, रुचि पे आधारित होना चाहिए। तीसरा है अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी लेवल पे या प्रारंभिक 1 से 8 तक में जो चीज़ें शिक्षक पढ़ाता है बार बार उसको रिवाइज कराता है, बार बार बच्चों से पूछता है, बताता है, ताकि बच्चों के जहन में वो चीज़ें बैठ जाएं, ठीक ना। तो ये क्या है, अभ्यास यानी एक्सरसाइज और आवृत्ति यानी रिपीटेशन पे आधारित है, ठीक ना। तो थांडाइक, जो ईएल थांडाइक थे, जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का अपना लर्निंग का सिद्धांत दिया था, वो इस सिद्धांत के क्या है, समर्थक हैं। चौथा है तत्परता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। ये क्या बोलता है भाई कि छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करके ही सिखाना चाहिए, ठीक ना। अगर आप 5 भैंस को जबरदस्ती पकड़ के एक तालाब में ले जाते हैं तो भी आप उनको पानी नहीं पिला पाएंगे जब तक कि वो अपने मस्तिष्क से पानी पीने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो वही बात है कि बच्चों को हम तब तक नहीं पढ़ा सकते जब तक कि बच्चे मानसिक स्तर पर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले आगे उनको पढ़ने के लिए हमें तत्पर करना होता है, मोटिवेट करना होता है, फिर वो पढ़ते हैं, ठीक ना, ये चीज़ है। इसके भी समर्थक ईएल थांडाइक हैं, क्योंकि थांडाइक महोदय ने सीखने के नियम दिए थे। सीखने के उन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए थे। एक तो मुख्य नियम दिया था,
ठीक ना? और दूसरा गौण नियम दिया था, ठीक ना? तो उसमें आपका तत्परता का नियम मुख्य नियम में आता है। परिवर्तन, विश्राम, मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फंस, ब्रेक एंड चेंजेस। तो ये क्या कहता है भाई कि पाठ्य वस्तु के अंश को बदल बदल के पढ़ाना है। यानी कि कोई सा विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना? हिंदी पढ़ा रहा हूँ, क्लास मान लीजिए 12th में पढ़ा रहा हूँ हिंदी। तो लगातार मैं आपको पद पद ही न पढ़ाऊँ, 1 महीने से लगातार पद पद ही रोज न पढ़ाऊँ। 2 दिन पद पढ़ा दूँ, 2 दिन गद्य पढ़ा दूँ, 1 दिन व्याकरण भी उसी में पढ़ा दूँ, तो आपका मन लगा रहेगा कि यार बदल-बदल के पढ़ा रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। ठीक ना? क्या होता है कि कभी जब हम एक ही जैसा पद्य-पद्य ही लो रोज़ पढ़ा रहे हैं या गद्य-गद्य ही रोज़ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा को बोरिंग वो चीज़ लगने लगती है। बोलते हैं ना कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो वो बोरिंग लगती है। आप हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशनशिप में देखते होंगे कि जो लड़का होता है शादी से पहले अपने होने वाली वाइफ को ऐसा फ़ील कराता है कि उसके लिए वो चाँद सितारे तोड़ कर ले आएगा, उसकी हर एक बात मानता है, उसको पूरा समय देता है, हमेशा स्माइल करके बात करता है, उसकी हर एक फीलिंग को बोलने से पहले समझ जाता है। जैसे ही शादी हो जाती है और 2-4 महीना भी कम से कम गुज़र जाता है, फिर तो उसका हाल टीवी जैसा हो जाता है, ठीक ना? फिर उस पे हस्बैंड बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और सारी चीज़ें एकदम उलट हो जाती हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बच्चे बोर ना हों, बच्चे को नीरस ना लगे। इसके चलते क्या है कि भाई किसी भी विषय को हम पढ़ा रहे हैं, उसका जो संपूर्ण सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको बदल-बदल के पढ़ाना। पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा आज पढ़ा दिए, फिर कुछ हिस्सा वाला कल पढ़ा दिए, तो बदल-बदल के, अल्टरनेट। जैसे इतिहास विषय अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो एक लगातार वो प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ाएगा, 2 दिन क्या करेगा मध्यकालीन इतिहास पढ़ा देगा, 2 दिन प्राचीन कालीन इतिहास पढ़ा देगा, इस तरीके से। पढ़ाते समय थोड़ा-थोड़ा ब्रेक भी देगा, लगातार अगर 30 मिनट पढ़ाने के बाद कहेगा अच्छा चलो बच्चों 5 मिनट तक तुम लोग अपना क्या करो कि थोड़ा-सा जाओ पानी-वानी पी लो, थोड़ा-सा कोई अपना बाथरूम वगैरह करना चाहता है करके आ जाओ। तो इस तरीके से ताकि उनको रिलैक्सेशन भी मिलता रहे या बीच-बीच में मनोरंजन कराते हुए भी पढ़ाएँ। मैं क्या करता हूँ जब भी आपको ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता हूँ, तो बीच-बीच में आप देखते होंगे कि मैं थोड़ा-सा फ़न करने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे या कुछ ऐसे उदाहरण रोचक देता हूँ जिससे आपको मज़ा आए। तो ऐसा मैं क्यों करता हूँ क्योंकि एक लगातार पढ़ते-पढ़ते आप बोर हो ना जाएँ और पूरे क्लास में आप 30 मिनट 35 मिनट मेरे साथ बने रहें इसलिए बीच-बीच में मैं क्या करता हूँ जानबूझकर रोचक बातें आपसे करता हूँ ताकि आपका मन लगा रहे मेरी क्लास में, ठीक ना? ये चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए, अगला क्या है प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। इसके समर्थक कौन है भाई? बीएफ स्किनर और सीएल हल इसके समर्थक हैं कि बच्चों को रीइंफोर्समेंट दे दे के पढ़ाया जाएगा, यानी उनको रिवॉर्ड दे दे के पढ़ाया जाएगा, पनिशमेंट दे के पढ़ाया जाएगा, ठीक ना? यानी कि अगर बच्चे की किसी आदत को एलिमिनेट करना है तो उसे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, अगर किसी भी बच्चे की आदत को इंक्रीज करना है तो उसे हम क्या करेंगे रिवॉर्ड देंगे। तो इस पर आधारित जो शिक्षण होता है उसे हम पुनर्बलन का शिक्षण सिद्धांत बोलते हैं और प्रतिपुष्टि क्या है कि बच्चों से हम फीडबैक ले लेके अपने शिक्षण को आगे बढ़ते रह देने रहेंगे, ठीक ना? ये चीज़ है। इसके बाद अगला क्या है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। तो ये क्या है भाई कि बच्चों के 5 सेंसेस होते हैं आपको पता है ना? तो जो रूसो आपके हुए थे, जो प्रकृतिवादी शिक्षाविद हैं, दार्शनिक हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई बच्चों के जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, त्वचा है, ठीक ना? ये जो ज्ञानेंद्रियाँ उसके हैं, आपका जीभ है, आगे इसका हमें विकास करना है, इसको प्रशिक्षित करना है और उसके बाद ही उसे हमें दूसरे प्रकार का कोई शिक्षण देना है। उसकी ज्ञानेंद्रियाँ सबसे पहले प्रशिक्षित हो जाएँ, तो वो खुद से भी अच्छे से लर्निंग कर लेगा। तो हमारा पहला ध्यान क्या होना चाहिए कि बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को कैसे हम प्रशिक्षित कर पाएँ, ठीक ना? इसका समर्थक आपके खेल विधि के जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं, शिक्षाविद हुए हैं, चाहे फिर वो प्रयोजनवाद के भी दार्शनिक हैं, इसका समर्थन करते हैं, ठीक ना? तो फ्रोबेल आ जाएँगे जो किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक हैं, मैडम मारिया मांटेसरी आ जाएँगी, ठीक ना? ये सारे क्या हैं इसके समर्थक हैं और इस प्रकार के शिक्षण में आप देखेंगे कि जो शिक्षक है उसके द्वारा अधिक से अधिक टीएलएम का प्रयोग किया जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? तो आप इसको समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। स्व अधिगम का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग
बीएफ स्किनर इसके समर्थक हैं। भाई आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आप क्या करते हो मॉक टेस्ट देते हो। आप क्या करते हो मॉक टेस्ट देते हो। तो मॉक टेस्ट में आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है क्या? आप अपने से जाते हो किसी वेबसाइट पे या किसी भी टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऐप पे, वहाँ पे मॉक टेस्ट खोलते हो और लगाते हो और अपना बाद में स्कोर देखते हो। तो वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया होता है कि आप स्व अधिगम कर सकें, सेल्फ लर्निंग आप कर सकें, ठीक ना? तो बीएफ स्किनर इसको लेकर अपना एक सिद्धांत भी दिए थे, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग का, ठीक ना? तो वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, आपके सिलेबस में है, ठीक ना? ये चीज़ है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है भाई? समूह गतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। बच्चे अगर आपस में मिलकर सीखें तो उसे हम बोलेंगे समूह गतिशीलता का सिद्धांत। स्व अभिव्यक्ति या सृजनात्मकता का सिद्धांत क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेस एंड क्रिएटिविटी। क्लासरूम कैसा हो भाई? इसमें शिक्षक को क्लासरूम को फ्रेंडली इन्वायरमेंट वाला बनाना है और क्लास में एक्साइटमेंट हो, इस प्रकार से क्लास को बनाए रखना है और सीखने की चीज़ों को लेकर उत्सुकता हो बच्चों में, क्लास में पूरा। तो इस प्रकार के शिक्षण की जब व्यवस्था करके शिक्षक पढ़ाता है तो उसको बोलते हैं स्व अभिव्यक्ति या सृजनात्मकता का शिक्षण सिद्धांत। उद्दीपन का सिद्धांत क्या है कि भाई बच्चों के सामने हम कोई सा स्टिमुलस रखेंगे और फिर बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे, ठीक ना? ये चीज़ है। तो आज का सेशन होता है कंप्लीट आपका। आप लोगों को थैंक यू पेशेंस बना के इस सेशन को देखने के लिए। ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है, मैं एक सेमिनार में स्पीच देने के लिए जा रहा था और मैंने अपना एक स्पीच लिख रखा था और काफ़ी उत्सुक था उसको बोलने के लिए, ठीक ना? और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटर मानता हूँ, क्योंकि आप लोग सिलेबस नोट डाउन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसको थियरी की क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसको पीवाईक्यू से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को वहाँ से एमएट की एक सरकारी सीट लेकर आनी है, क्योंकि आप अपने युद्ध को फ़तेह कर ही आना आपका क्या है, लक्ष्य है, ठीक है? तो चलिए आज का ये जो सेशन है समाप्त होता है। इसमें अगर कहीं भी कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूँगा। कोई सा भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया होगा इसमें, मतलब कोई भी सब टॉपिक, इस टॉपिक के अंतर्गत कोई भी सब टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप बताएँगे मुझे कमेंट में, क्या करेंगे? आप बताएँगे मुझे, ठीक है? आप बताएँगे मुझे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। एमएट के जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना? बहुत जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। 2, 4, 5 क्लास के अंतर्गत आपका सिलेबस ख़त्म होगा, फिर हम आपको पीवाईक्यू कराएँगे सीयूईटी पीजी एमएड 2025 का, ठीक ना? मेरी भी कोशिश है कि कितनी जल्दी आपके थियरी की क्लास को समाप्त कर सकूँ, ठीक ना? लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बिना पढ़ाए आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता, ठीक ना? क्योंकि फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आप मुझे ही कोसेंगे, ठीक ना? तो ये चीज़ है। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है।